नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले सत्र में दोस्तों हमने अलंकार सिद्धांत पर बात की थी और आज के सत्र में हम एक और काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत रीति सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जिसके प्रतिपादक आचार्य वामन माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न जो हम सबके मन में कोई भी नई चीज पढ़ते समय उठता है कि इस शब्द का आखिर अर्थ क्या है। तो क्योंकि हम रीति सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में उठेगा और उठना भी चाहिए, वो है रीति शब्द का अर्थ क्या है। तो रीति शब्द के अर्थ की बात करें अगर संस्कृत में, तो रीयते गम्यते अनेन इति रीति, अर्थात रीति वह है, अनेन यानी जिसके द्वारा, मार्ग पर, गम्यते गमन किया जाता है। यानी गमन मतलब जाया जाता है, अर्थात जिस मार्ग के द्वारा गमन किया जाए, जिस मार्ग का अनुसरण किया जाए, जिस मार्ग पर चला जाए, सबसे सरल शब्द वही रीति है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ पर मार्ग की बात क्यों की गई है। मार्ग की बात इसलिए की गई है कि ये मार्ग सड़क का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है काव्य का मार्ग, काव्य रचना का मार्ग। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात, यदि हम देखें कि रीति शब्द के संस्कृत कोश में क्या क्या अर्थ दिए गए हैं, तो संस्कृत कोश के अनुसार रीति शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं, उनमें पहला अर्थ है पद्धति, दूसरा प्रणाली, तीसरा शैली, चौथा मार्ग और पांचवा पथ। ये कोशगत अर्थ हैं रीति शब्द के, और इनसे ही ये परिभाषा जो है, रीति शब्द की जो व्याख्या है, ये भी जुड़ती है। अर्थात काव्य में जिस शैली, जिस प्रणाली या जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए कवि अपनी काव्य रचना में प्रवृत्त होता है, वही रीति है। आगे चलें। काव्य शास्त्र में अब काव्य, ये तो हुई साधारण कोशगत अर्थ की बात। अब प्रश्न ये है कि काव्य शास्त्र में रीति का क्या अर्थ है। तो काव्य शास्त्र में रीति शब्द का तात्पर्य काव्य रीति यानी काव्य लिखने की तरीके, शैली, काव्य का मार्ग या काव्य पथ है। रीति शब्द का काव्य सिद्धांत के रूप में सबसे पहला प्रयोग 9वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भूलेंगे नहीं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र, जिसमें उन्होंने काव्य के सिद्धांत के रूप में रीति शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले वामन ने ही, क्योंकि वामन ने रीति शब्द का सबसे पहले काव्य सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया, तो सबसे पहले वामन ने ही रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है, रीतिरात्मा यानी रीति ही काव्य की आत्मा है, कहकर रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया या प्रतिष्ठित किया। वामन से पहले रीति की क्या स्थिति थी संस्कृत साहित्य में, इस पर दृष्टि डालना जरूरी है, ताकि हम वामन के रीति सिद्धांत को गहराई से समझ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वामन से पहले भरत मुनि, बाणभट्ट, भामह, दंडी आदि विद्वानों ने रीति का उल्लेख किया था, यानी रीति शब्द का उल्लेख किया था आचार्य भरत मुनि ने। लेकिन यहां इन्होंने ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वामन ने जिस अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया, उससे भिन्न अर्थ में इन विद्वानों के द्वारा रीति शब्द का प्रयोग किया गया। तो आचार्य भरत मुनि ने रीति को किस अर्थ में ग्रहण किया, प्रवृत्ति के अर्थ में ग्रहण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो आचार्य भरत मुनि ने रीति के कौन से अर्थ को माना, प्रवृत्ति यानी विशेषता। तो यानी रीति क्या है उनकी दृष्टि में, प्रवृत्ति है। दूसरा बिंदु, आचार्य भरत ने और उन्होंने रीति को प्रवृत्ति माना, और उसके बाद उन्होंने स्थानों के आधार पर, स्थान के नाम के आधार पर, जैसे जयपुर में बनने वाली रजाइयां जयपुरी रजाइयां हो जाती हैं स्थान के नाम के आधार पर, उसी तरह से आचार्य भरत ने स्थान के आधार पर रीति के भेद बताए, यानी रीति उनका अर्थ था प्रवृत्ति। कौन कौन से भेद बताए, अवंती, अवंती जो पश्चिम भारत में, अवंती उज्जैन जिसको हम आज कहते हैं, वो अवंती। दक्षिणात्या यानी दक्षिण के क्षेत्रों की जो रीति थी, प्रवृत्ति थी, वो दक्षिणात्या। पांचाली पांचाल देश की, औड्र मागधी मगध की औड्र मागधी। यानी
आपको ध्यान क्या रखना है? आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आचार्य भरत ने रीति शब्द का अर्थ प्रवृत्ति के रूप में लिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने रीति को स्थानगत आधार पर नाम प्रदान किए और कितनी रीतियों का उल्लेख किया? 1, 2, 3 और 4। 4 रीतियों का यानी 4 प्रवृत्तियों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। कौन कौन सी हैं और उनका नामकरण किसके आधार पर था? उनका नामकरण था स्थान के नाम के आधार पर। अवंती की जो प्रवृत्ति थी साहित्य की, किस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं हम? साहित्य की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो अवंती की जो प्रवृत्ति थी साहित्य की, वो आवंती कहलाई। दक्षिणी प्रदेशों की जो प्रवृत्ति थी वो दक्षिणात्या कहलाई। पांचाल की पांचाली कहलाई और औड्र मागधी मगध की कहलाई। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है एक बिंदु कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितनी प्रवृत्तियों का यानी कितनी रीतियों का उल्लेख किया है, तो उसकी संख्या है 4। अगले बिंदु पर आते हैं। आचार्य वामन के बाद आचार्य भामह ने देशों से संबंधित रूप में रीति का वर्णन किया। यानी देश का मतलब यहाँ पर अमेरिका, जापान और रूस नहीं है। देश का मतलब है यहाँ पर स्थान, क्योंकि दोस्तों देश शब्द का अर्थ मूलतः स्थान होता है। आज हम उसे अलग अलग देशों के रूप में ग्रहण करते हैं, वो एक अलग बात है। तो भामह ने देश यानी स्थानवाचक रूप में, यानी जिस रूप में आचार्य भरत ने स्वीकार किया था, उसी रूप में आचार्य भामह ने रीति का वर्णन किया। यानी स्थान के आधार पर ही उन्होंने भी रीति का नामकरण किया और इसका काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन किया। यानी उन्होंने प्रवृत्ति के रूप में या शैली के रूप में रीति का उल्लेख नहीं किया आचार्य भामह ने। नाम तो उन्होंने स्थान के आधार पर दिए, लेकिन काव्य भेद जब उन्होंने चर्चा की, वहीं पर उन्होंने रीति का उल्लेख कर दिया। स्वतंत्र रूप से रीति का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। आचार्य दंडी की बात करते हैं। आचार्य दंडी ने रीति को काव्य मार्ग कहा। आप ध्यान रखेंगे, कोशगत अर्थ की हमने जब बात की थी तो वहां पर रीति का एक अर्थ था मार्ग या पथ भी, तो उसी अर्थ को यहाँ दंडी ने ग्रहण किया। और क्योंकि काव्य में मार्ग की बात की जा रही है, तो उन्होंने रीति शब्द का अर्थ क्या माना? काव्य मार्ग। जिसे आचार्य भरत ने प्रवृत्ति कहा था, उसे आचार्य दंडी ने काव्य मार्ग कहकर के संबोधित किया। उसका देशों से संबंधित रूप में ही वर्णन किया गया। यानी यहां भी रीति का जो नाम किया गया, नामकरण किया गया, वो स्थान के आधार पर ही किया। जो भरत मुनि से जो परंपरा शुरू हुई थी, वही यहां तक चलती रही, दंडी तक। दंडी ने रीति के नियामक के रूप में काव्य गुण का उल्लेख किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दंडी का कहना क्या था? दंडी का कहना था कि रीति के जो नियंत्रण करता है, यानी कौन सी काव्य मार्ग का अनुसरण किसी भी कवि के द्वारा किया जा रहा है काव्य सृजन में, इसका निर्धारण काव्य गुण करते हैं। यानी काव्य गुण रीति यानी काव्य लेखन की शैली को नियंत्रित करते हैं, निर्धारित, उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ये दंडी का मत था। यानी काव्य गुण उनकी दृष्टि में पहले थे और रीति उनके द्वारा नियंत्रित एक तत्व था, साहित्य का तत्व। वामन से पहले तक रीति का अर्थ काव्य पद्धति अथवा रचना शैली के रूप में ही ग्रहण किया गया। एक महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखनी है कि वामन से पहले तक रीति को किस अर्थ में ग्रहण किया गया? काव्य पद्धति यानी काव्य की शैली के रूप में और रचना शैली के रूप में ग्रहण किया गया। अब रीति की संख्या की बात करते हैं। भरत, अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर रीति की अलग अलग संख्या का जिक्र किया। हमने अभी पढ़ा, आचार्य भरत ने रीति की 4 रीति की संख्या 4 मानी, यानी 4 भेद माने रीति के, जिनमें थे अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और औड्र मागधी, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, स्थानवाची नाम है। भामह ने 2 रीतियों का उल्लेख किया, वैदर्भी और गौड़ी, यानी गौड़ देश जो असम की तरफ था पूर्वी भारत में, और विदर्भ जो मध्य भारत में था, जहां पर कालिदास को जिस शैली का, दोस्तों वैदर्भी रीति में कालिदास को विशेषज्ञ माना जाता है संस्कृत साहित्य में, तो विदर्भ देश की जो शैली है वो वैदर्भी शैली है, गौड़ देश की जो शैली है वो गौड़ी शैली है। दंडी ने 2 भेदों का उल्लेख किया, वैदर्भी और गौड़ी, यानी भामह और दंडी का मत लगभग समान है।
वामन ने 3 शैलियों का उल्लेख किया, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आपको ध्यान रखना है कि यही सर्वमान्य मत है। और भी बहुत सारे नाम दिए गए रीति को, रीति के और भी भेद बताए गए, लेकिन सर्वमान्य मत के आधार पर रीति 3 ही मानी गई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जिसका प्रतिपादन वामन ने किया था। रुद्रट ने 4 भेद बताए, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली। आपको ध्यान क्या रखना है, जो वामन ने बताए 3 भेद, उनमें लाटी जोड़ने वाले विद्वान कौन से थे? वे थे रुद्रट। आनंदवर्धन ने 3 बताए, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण प्रयोग के, वर्ण संयोजन के आधार पर वर्ण संयोजन के आधार पर आनंदवर्धन ने रीति के भेद बताए। असमासा यानी वो शैली जो जिसमें समासों का प्रयोग नहीं है, अल्प समासा वो शैली जिसमें कम समासों का प्रयोग है, और दीर्घ समासा जिसमें बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है साहित्य में, वो दीर्घ समासा रीति कहलाई। यानी इन्होंने वर्ण की जो संयोजना है काव्य में, जिस कवि के द्वारा जो संयोजना की गई, उसमें अगर समास नहीं है तो असमासा रीति, कम समास है या छोटे समास है तो अल्प समासा रीति, और दीर्घ समासा यानी बड़े बड़े हैं। क्योंकि बाण भट्ट की कादंबरी में दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक एक दो दो पृष्ठ तक एक ही वाक्य चलता रहता है, इतने बड़े बड़े समासों का प्रयोग वहां पर किया गया है। तो बहुत कठिनाई होती है उन समासों के अर्थ को समझने के लिए, तो वो है दीर्घ समासा रीति। तो आनंदवर्धन ने सबसे पहले वर्ण संयोजन के आधार पर 3 भेद रीति के बताए। राजशेखर ने भी 3 भेद बताए, लच्छोभी, मागधी और पांचालिका। लच्छोभी शब्द का प्रयोग उन्होंने वैदर्भी रीति के लिए किया, क्योंकि जो गुण उन्होंने लच्छोभी शैली के रीति के बताए हैं वे सारे वैदर्भी रीति के गुण हैं। मागधी और पांचालिका, पांचाली और मागधी के ही नाम है। आगे चलें। आचार्य कुंतक ने भी 3 भेदों की चर्चा की रीति के, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। और इन्होंने सुकुमार, विचित्र और मध्यम जो 3 भेद बताए, ये वर्ण के प्रयोग, कोमल वर्णों का प्रयोग, परुष यानी कठोर, कानों को चुभने वाले वर्णों के प्रयोग के आधार पर उन्होंने रीति के भेदों की चर्चा की। किसने? आचार्य कुंतक ने। और इनके जो विशेषताएं बताई गई सुकुमार, विचित्र और मध्यम रीतियों की, उनके अनुसार सुकुमार से तात्पर्य था वैदर्भी, विचित्र से तात्पर्य था गौड़ी और मध्यम से तात्पर्य था पांचाली। भोजराज ने 6 रीतियों का उल्लेख किया और उन्होंने जो नाम दिए रीतियों को वो थे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये 3 तो हैं ही, उसके बाद लाटी, अवंतिका और मागधी। अब बात आती है, ये तो हुई रीति की संख्या और सर्वमान्य मत, आपको ध्यान में रखना है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये 3 ही सर्वमान्य मत है। यद्यपि लाटी का उल्लेख भी काफी जगहों पर हमको मिलता है, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार रीति की संख्या 3 ही मानी गई है। आचार्य वामन ने अब रीति के विषय में क्या क्या नई बात, नई उद्भावना की, उसे जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम रीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं और रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं आचार्य वामन। सबसे पहली बात, सर्वप्रथम वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया, जो हम पढ़ चुके। वामन ने ही काव्य शास्त्र में रीति के संदर्भ में पहली बार काव्यात्मा की चर्चा की, क्योंकि उन्होंने जो परिभाषा दी थी रीति की, उसमें क्या कहा था? रीतिरात्मा काव्य से, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। तो वामन से पहले यानी 9वीं शताब्दी से पहले काव्य की आत्मा के विषय में चर्चा की ही नहीं जाती थी। इसलिए काव्यात्मा शब्द का साहित्य के क्षेत्र में रीति के संदर्भ में सबसे पहला प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, किस आचार्य ने किया? आचार्य वामन ने किया। वामन के अनुसार रीति की परिभाषा है विशिष्ट पद रचना रीति, यानी पदों की, पद क्या होते हैं? वर्ण, शब्द और पद, इनके अंतर को क्रमशः समझ लीजिए। वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, और सबसे छोटी जो सुनी जाने वाली इकाई है वो है ध्वनि, भाषा की। तो सबसे छोटी लिखित इकाई यानी क, ख, अ, आ, ये सब क्या है? ये वर्ण है। और वर्णों से बनते हैं शब्द, और वो शब्द जैसे इसका, तेरा, मेरा, राम,
अनुज, जो भी शब्द हैं, कमल, धमाल, चपल, ये सारे शब्द हैं। और जब ये शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं तो वे कहलाते हैं दोस्तों पद। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो विशिष्ट पद रचना रीति का अर्थ क्या हुआ? काव्य में विशेष प्रकार के पदों की रचना कर किसी भी काव्य को प्रभावशाली बनाने की जो कला है वही रीति है। अर्थात साधारण अर्थ में इसका अनुवाद करें केवल इस वाक्य का तो विशिष्ट पद रचना ही रीति है। अब प्रश्न ये है कि विशिष्ट क्या है? तो विशिष्ट है विशेषो गुणात्मका, यानी आचार्य वामन ने ही विशिष्ट शब्द को व्याख्यायित किया, इसको स्पष्टीकरण किया और उन्होंने कहा विशिष्ट का अर्थ है विशेषो गुणात्मका, यानी विशेष गुणों से युक्त, वही विशिष्टता है। क्योंकि विशेष गुण से युक्त जो भी कृति होगी वो अपने उन गुणों के आधार पर ही अन्य कृतियों से अपनी विशिष्टता, अपनी भिन्नता को प्रमाणित करेगी, अभिव्यक्त करेगी। इसलिए यहां उन्होंने विशिष्ट शब्द का अर्थ बताया विशेष गुणों से युक्त। गुणों को ही वामन ने रीति का मूल तत्व माना, यानी उन्होंने कहा कि रीति का जो मूल तत्व है वो है गुण। कौन से गुण? काव्य गुण। गुणों की अत्यंत व्यापक परिभाषा उन्होंने दी, यानी गुण से हम तात्पर्य लेंगे यहाँ काव्य गुणों से, तो काव्य गुणों की उन्होंने अत्यंत व्यापक परिभाषा ली और कहा कि जितने भी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, जिनके कारण काव्य सरस बनता है, प्रभावशाली बनता है, आकर्षक बनता है, सुंदर बनता है, वे सारे के सारे गुण वामन की दृष्टि में काव्य गुण हैं। उन्होंने गुणों की परिभाषा आपको काव्य गुण की याद होगी, वामन की काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मः गुणः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, यानी जो उपादान है, जो तत्व हैं, वे ही काव्य गुण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सारे तत्वों को उन्होंने काव्य गुण में शामिल कर लिया और इसके आधार पर उन्होंने दो प्रकार के गुण बताए, शब्द गुण और अर्थ गुण। यानी सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? काव्य में प्रयुक्त शब्दों पर, और काव्य में से जो अभिव्यक्त हो रहा है उन शब्दों से अर्थ, उस पर काव्य का सौंदर्य निर्भर करता है, जिसे हम आजकल कला पक्ष और भाव पक्ष कहते हैं। तो उनका कहना था, उनका तात्पर्य ये हुआ विशिष्ट पद रचना रीति कहने से कि शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से युक्त पद रचना का नाम ही रीति है। इस बात को आप समझ लेंगे, यानी विशिष्ट पद रचना रीति में जो विशिष्ट शब्द था वो शब्दगत सौंदर्य काव्य के और अर्थगत सौंदर्य का बोधक था, और उससे युक्त जो भी रचना है, जो भी शब्दों का सौंदर्य है, वही रीति है। अब रीति के प्रकार की बात आती है। वामन ने रीति के 3 भेद बताए जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। पहला है वैदर्भी रीति, जिसका प्रयोग विदर्भ के विद्वानों ने किया। दूसरा है गौड़ी रीति, गौड़ देश के विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा प्रयुक्त रीति, और पांचाली, पांचाल देश के कवियों के द्वारा प्रयुक्त रीति। वामन से पहले तक इन रीतियों का आधार प्रादेशिकता थी, यानी प्रदेश के आधार पर ही इनका तीनों का वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन वामन ने इसको एक नए दृष्टिकोण से देखा। हालांकि नामकरण स्थान के आधार पर ही है, लेकिन उसे एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया आचार्य वामन ने। वामन ने इस संबंध में नवीन उद्भावना करते हुए कहा, प्रदेश विशेष के कवियों के द्वारा रीति विशेष के प्रयोग के कारण ही उनका ये नाम पड़ गया। कौन सा? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति के प्रति आचार्य वामन का प्रशंसा का भाव था, यानी वे इसे सर्वश्रेष्ठ रीति के रूप में स्वीकार करते थे। प्रशंसा का भाव होने का क्या अर्थ है कि जब भी कोई आचार्य किसी विशेष शिल्पगत रचना या किसी विशेष तत्व को बहुत अधिक आवश्यक मानता है और काव्य के लिए प्रमुख मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके प्रति उसके मन में प्रशंसा का भाव होता है। ये 10 गुणों से युक्त, इसको क्या कहा आचार्य वामन ने वैदर्भी रीति के विषय में? समग्र गुण भूषिता रीति।
यानी सारे के सारे जो 10 गुण उन्होंने माने, उन 10 गुणों से विभूषित रीति उन्होंने मानी वैदर्भी रीति, जिसका प्रयोग मुख्यतः विदर्भ के कवियों ने किया। गौड़ी रीति में उन्होंने 2 गुण महत्वपूर्ण माने, ओज और कांति। आगे चले। गौड़ देश के कवियों में इसका अधिक प्रचार हुआ और इसीलिए ये गौड़ी कहलाई। पांचाली रीति में 2 गुण प्रधान माने गए, माधुर्य और सौकुमार्य यानी सुकुमारता यानी कोमलता, मधुरता और कोमलता पांचाली रीति की विशेषताएं मानी गई। पांचाल देश के कवियों में अधिक प्रचलन के कारण ये पांचाली रीति कहलाई। वामन ने मूलतः 10 गुण माने। कौन कौन से? ओज, प्रासाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। ये 10 गुण माने और इन 10 गुणों से युक्त रचना को ही विशिष्ट पद रचना रीति कहकर के संबोधित किया। और ये पूरे के पूरे 10 गुण उन्होंने कौन सी रीति में स्वीकार किए? वैदर्भी रीति में स्वीकार किए। उन्होंने रीति को गुण पर आधारित माना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भूलना नहीं है। अब उन्होंने गुणों के रीति को गुणों पर आधारित माना और गुणों के 2 भेद किए, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुण क्या है? शब्द गुण है सभी प्रकार के वर्णों की योजना, यानी किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग कवि अपने काव्य में करता है, वो वर्ण योजना। पदबंध, किस प्रकार उन वर्णों से वो किस प्रकार के शब्द बनाता है और उनको वाक्य में प्रयुक्त करता है, वो पदबंध। और शब्द संयोजन का चमत्कार सम्मिलित है, यानी ये शब्द गुण वर्ण योजना, शब्द प्रयोग और पदबंध पर आधारित हैं। इनके सौंदर्य से संबंधित सारे गुण शब्द गुण हैं। अर्थ गुण क्या है? अर्थ गुण यानी जिनके माध्यम से काव्य का जो सरस, आनंदित करने वाला, आह्लादित करने वाला अर्थ अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण व्यक्ति काव्य के आनंद में डूब जाता है, वही वामन के अनुसार अर्थ गुण है, यानी जिन गुणों से अर्थ के सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो, वो अर्थ गुण है। अर्थ गुणों के मूल में वामन ने किसे स्वीकार किया? रस, ध्वनि, अर्थालंकार, शब्द शक्ति के भावात्मक सौंदर्य और दोषों के अभाव को शामिल किया। यानी वामन के अनुसार अर्थ गुण का क्या अर्थ था? अच्छे रस का प्रयोग जो पाठकों को आनंद प्रदान करे, ध्वनि का प्रयोग यानी व्यंजित जो अर्थ है वो अधिक प्रभावशाली हो, अर्थालंकारों का प्रयोग ऐसे अलंकार जिनके अर्थ के स्पष्ट होते ही पाठक या श्रोता या दर्शक आनंद में डूब जाए, शब्द शक्तियां जो कि भाव अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने का माध्यम है, इनके माध्यम से जो काव्य का भावात्मक सौंदर्य बढ़ता है वो, और दोष रहितता यानी दोषों का न होना, काव्य दोष जो है उनका न होना, ये सब आचार्य वामन के अनुसार अर्थ गुण के मूल आधार हैं। इन्हीं शब्द गुणों और अर्थ गुणों के समावेश के कारण वामन ने वैदर्भी रीति की विशेष प्रशंसा की और उन्होंने लिखा, सभी प्रकार के दोषों से रहित यानी दोष रहित होना सबसे पहली शर्त है वैदर्भी रीति की, और सभी गुणों यानी शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, इन सबको स्वीकार करना वीणा के स्वर के समान मधुर वैदर्भी रीति मानी जाती है। यानी दोष रहित होना, अर्थ गुण और शब्द गुण से युक्त होना, सारे अर्थ गुणों और शब्द गुणों से युक्त होना, और जिस प्रकार वीणा का स्वर, मधुर स्वर श्रोता को आनंदित करता है, वैसे ही अपने काव्य के माध्यम से उसकी मधुरता से पाठक, श्रोता या दर्शक को आनंदित करने वाली जो काव्य की शैली है, वही वैदर्भी रीति है। रीति के सभी अंगों और उपांगों का विवेचन कर लेने के पश्चात वामन की रीति की जो परिभाषा है उसको हम साधारण अर्थों में इस प्रकार कह सकते हैं कि गुण, रस, ध्वनि, अलंकार, क्योंकि उनकी परिभाषा क्या थी? विशिष्ट पद रचना रीति, यानी पदों की विशिष्ट प्रकार की रचना ही रीति है। अब उसे अगर हम सरल करें तो विशिष्टता में क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। तो कौन कौन सी बात? गुण हो सारे, शब्द गुण और अर्थ गुण, रस हो, ध्वनि हो, अलंकारों से युक्त हो, कौन से अलंकार? अर्थालंकारों से युक्त हो, और दोष से रहित शब्द गुच्छ यानी शब्द संयोजन का नाम ही रीति है। ये समग्र सारी बातें इस परिभाषा के अंतर्गत आ गई हैं। अब बात आती है कि काव्य में रीति का क्या स्थान है वामन की दृष्टि में।
तो सबसे पहली बात जो हमें याद रहनी चाहिए, हम पहले भी कई बार दोहरा चुके कि रीति को काव्य की आत्मा कहने वाले वामन उसकी काव्यगत स्थिति के को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि रीति काव्य की आत्मा है, यानी रीतिरात्मा काव्यस्य। इसको समझ लीजिए। पहली बात उन्होंने रीति के विषय में क्या कही कि वो काव्य की आत्मा है, यानी रीतिरात्मा काव्य से। फिर उन्होंने रीति की परिभाषा दी, क्या कहा? विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। तीसरी बात वो क्या कहते हैं? एतासु तिषु रेखसु इव चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितम, यानी वो रीति का स्वरूप उनकी दृष्टि में क्या है उसको इस पंक्ति के द्वारा स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि एतासु यानी इन तीसु तीनों के द्वारा काव्य का स्वरूप उसी प्रकार प्रतिष्ठित होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार रेखाओं के द्वारा चित्र का स्वरूप स्पष्ट होता है। जब भी कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो सबसे पहले वो रेखाएं खींचता है और उन रेखाओं के अंतर्गत वो उस स्वरूप को जीवंत करता है, हमारे सामने उसके आकार को जीवित करता है, जिसे देखकर हम कहते हैं कि ये फलाने का चित्र है, या ये पुष्प है, या ये पशु है, या ये किसी स्थान का दृश्य है, ये प्रातः काल के सौंदर्य का दृश्य है। ये हम उस चित्र जो रेखाओं के आधार पर अभिव्यक्त हो रहा है, उसके स्वरूप में वो चित्र समाया हुआ है। उसी तरह से जो तीन रीतियां हैं, कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तीसु यानी इन तीनों रीतियों के द्वारा काव्य का स्वरूप प्रतिष्ठित होता है। अर्थात जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र समा जाता है, उसी प्रकार रीतियों के भीतर काव्य समाविष्ट होता है। यह उक्ति वामन की। अब ये जो कथन था वामन का, जब तक वो ये कह रहे थे कि रीतिरात्मा काव्य से, तब तक तो बात सही थी। लेकिन जैसे ही ये कथन सामने आया, आलोचकों ने, परवर्ती आलोचकों ने इसके आधार पर उनके रीतिरात्मा काव्यस्य के विषय में अनेक सवाल उठाए। और सबसे पहला सवाल क्या था कि ये उक्ति वामन की आत्मा को स्थूल स्तर पर ले आती है। स्थूल स्तर पर आने का मतलब क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो हमें जीवंतता प्रदान करती है, साधारण अर्थ में देखें तो जब आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा बताते हैं, यानी काव्य को जीवंतता प्रदान करने वाला जो उपादान है वो उनकी दृष्टि में रीति है। यहां तक बात सही है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जैसे रेखाओं के बीच में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन तीनों रीतियों के द्वारा काव्य के अंतर्गत काव्य समा जाता है, तब विद्वानों ने आक्षेप किया कि रेखाएं चित्र का जो होता है वो बाहरी आकार होती हैं, स्थूल आकार होती हैं, क्योंकि उसे हम देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में चित्र की जो जीवंतता है वो सारी रेखाओं के समग्र रूप के द्वारा निर्धारित होती है। तभी हम उसकी गहराई को, उसकी बारीकी को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि रेखाओं में जैसे चित्र समाता है, वैसे ही इन तीनों रीतियों में काव्य का स्वरूप समा जाता है, एक तरह से वामन के काव्य की आत्मा को स्थूल स्तर पर ले आता है। वामन के द्वारा काव्य की आत्मा को स्थूल स्तर पर लाने का प्रयास है, यानी इस दृष्टिकोण को उन्होंने वामन का स्थूल दृष्टिकोण, आत्मा के प्रति वामन का स्थूल दृष्टिकोण यानी बाहरी दृष्टिकोण, मोटा दृष्टिकोण माना। क्योंकि जिस प्रकार रेखाएं नहीं, उनका समष्टिगत प्रभाव ही चित्र है, उसी प्रकार रीतियां भी काव्य नहीं है, बल्कि अन्य बहुत सारे काव्य के उपादान हैं जो उसे सरस, प्रभावशाली और आह्लादकारी बनाते हैं। ये आक्षेप पहला आक्षेप था जो इस कथन के आधार पर वामन के रीति सिद्धांत पर लगाया गया। काव्य का चमत्कार रीतियों से भिन्न होता है। दूसरा आक्षेप क्या? कि केवल रीति ही चमत्कार नहीं है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए काव्य के चमत्कार की जब बात करते हैं, वो केवल रीति नहीं है बल्कि रीति से भिन्न भी होता है। इस प्रकार वामन का रीति को सौंदर्य मानना, शरीर को आत्मा मानना है। और इन दो प्रश्नों, इन दो आक्षेपों के आधार पर आचार्यों ने कहा कि वामन यदि रीति को ही आत्मा मानते हैं, काव्य का सौंदर्य मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि उनका ये दृष्टिकोण, उनके स्थूल दृष्टिकोण,
आत्मा के विषय में स्थूल दृष्टिकोण को, बाहरी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। काव्य की आत्मा रस है, जिसकी इस सिद्धांत में पूरी तरह से उपेक्षा की गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वामन के बाद रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ आदि विद्वानों ने रीति का विवेचन तो किया, लेकिन उसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया। रीति की चर्चा सबने की, इन सभी बाद के विद्वानों ने की, लेकिन उन्होंने इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब देखते हैं कि किस किस विद्वान ने रीति के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य आनंदवर्धन के रीति विषयक विचारों को जानते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा। आचार्य भरत ने क्या कहा था? प्रवृत्ति। दंडी ने क्या कहा था? काव्य मार्ग। आपको ध्यान रखना है, आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना यानी संगठन के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने रीति को समास के आधार पर माना। हम तीन उनके द्वारा बताए गए भेदों की चर्चा कर चुके हैं, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संगठना कहा, इस बात को आपको भूलना नहीं है। इनके मतानुसार संगठना किस पर आधारित है? गुण पर आधारित है और मूल रस की साधन है। मूल रस की साधन है यानी काव्य से प्राप्त होने वाला जो रस है, जो आनंद है, जो पाठकों को आह्लादित करता है, उसको अभिव्यक्त करने का जो साधन है वो संघटना है, जो गुणों पर निर्भर करती है। ये दूसरा विचार आनंदवर्धन ने दिया, रस को व्यक्त करना। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि काव्य के रस को व्यक्त करना ही रीति यानी संघटना का कार्य है। आचार्य आनंदवर्धन ने गुण को क्या कहा? चित्त वृत्ति का पर्यायवाची माना और इन्होंने कहा श्रृंगार आदि कोमल रस हैं, जिनके माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। यानी चित्त वृत्ति, उन्होंने गुण के लिए शब्द प्रयुक्त किया चित्त वृत्ति, और चित्त वृत्तियां तीन मानी। द्रुति जो कि कोमल, जो जितने भी रस हैं जैसे श्रृंगार आदि, जो कोमल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है काव्य में, उनके द्वारा क्या होता है? चित्त में, पाठक के, दर्शक के या श्रोता के चित्त में द्रुति आती है। द्रुति का मतलब, द्रुत का मतलब होता है गति, यानी जो शांत चित्त है उसमें तरंगें, आनंद की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। तो आप इसको साधारण अर्थ में तरंग के रूप में समझ लेंगे। तो द्रुति पहली बात हुई। फिर रौद्र आदि जो कठोर रस हैं, जो वीर और उत्साह आदि भावों के अभिव्यंजक हैं, ओज गुण हैं, वो क्या करते हैं? चित्त को दीप्ति प्रदान करते हैं। तो पहली हुई द्रुति, दूसरी क्या हुई? दीप्ति, और तीसरी हुई व्याप्ति। ये तीन चित्त वृत्तियां मानी उन्होंने, आनंदवर्धन ने। द्रुति का मतलब है तरंगे उत्पन्न करना, दीप्ति का मतलब है चमक यानी उत्साह उत्पन्न करना। और कोई भी चमकने का अर्थ क्या है? जैसे बिजली चमकती है एकदम वेग से, प्रचंडता से, उसी तरह से ओज गुण से संबंधित जितने भी तत्व हैं काव्य के, वो सब दीप्ति प्रदान करते हैं। और व्याप्ति क्या है? विस्तार, जैसे सागर में होता है उस तरह का विस्तार, जो उदारता का, चित्त की व्यापकता का द्योतक है। तो एक प्रसाद गुण को उन्होंने चित्त की व्याप्ति देने वाला बताया, रौद्र आदि कठोर गुणों को, रसों को उन्होंने दीप्ति प्रदान करने वाला बताया। यानी गुणों को उन्होंने चित्त वृत्ति कहा, और चित्त वृत्तियां उनके अनुसार तीन है, द्रुति, दीप्ति और व्याप्ति। अब बात आती है आचार्य मम्मट की। वे रीति के बारे में क्या कहते हैं? आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आनंदवर्धन ने संघटना कहा, दंडी ने काव्य मार्ग कहा, और भरत ने प्रवृत्ति कहा। बात भूलनी नहीं है। तो आचार्य मम्मट ने वृत्ति कहकर पुकारा। इनके अनुसार निश्चित वर्णों के रस से संबंधित जो व्यापार है, कि निश्चित वर्ण क्या है? कि जिनके द्वारा कवि जिन वर्णों की संयोजना के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता है, और जिस रस की अभिव्यक्ति करता है उसके अनुसार ही शब्दों को चुनता है, उसके अनुसार ही वर्णों को चुनता है, वही जो कार्य व्यापार है कवि का, वही वृत्ति है। ये आचार्य मम्मट ने कहा। तो यहां पर भी वर्णों को महत्व दिया गया। इन्होंने वृत्तियों को गुणों से संबंधित माना, जैसे आनंदवर्धन ने माना। और इन्होंने कितनी वृत्तियां मानी? उपनागरिका वृत्ति,
जो कि वैदर्भी रीति के समान जिसके गुण हैं सारे। परुषा, परुष का मतलब होता है कठोर, परुषावृत्ति यानी गौड़ी रीति, गौड़ी रीति के जितने भी गुण हैं वो सब परुषावृत्ति में माने। ये क्योंकि ओज गुण की अभिव्यंजक है, ये माधुर्य गुण की अभिव्यंजक है। और कोमलावृत्ति यानी पांचाली रीति के जो गुण हैं वो उन्होंने कोमलावृत्ति में स्वीकार किए, जो प्रसाद गुण में शामिल हो गए। इन्होंने भी वृत्ति को रस का साधन मात्र माना, यानी आचार्य मम्मट ने भी ये मान लिया कि वृत्ति वास्तव में काव्य में रस उत्पन्न करने का एक जरिया है, एक साधन है, एक माध्यम है। इन्होंने भी आनंद वर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 वृत्तियां मानी, जिनकी चर्चा अभी हमने की। कौन सी? माधुर्य गुण चित्त धृति, ओज गुण चित्त दीप्ति और प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति। इसका स्पष्टीकरण हम अभी कर चुके हैं। अब बात आती है आचार्य विश्वनाथ की, वे रीति के विषय में क्या कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना ही रीति है। आचार्य विश्वनाथ ने पद संगठना, रीति को संघटना कहा, कहकर पुकारा पद संघटना। इनके अनुसार रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। क्या आचार्य विश्वनाथ की भी मान्यता ये है कि रीति काव्य में निहित रस को अभिव्यक्त करने का साधन मात्र है, यानी काव्य का शरीर है, काव्य की आत्मा नहीं माना उन्होंने। इन्होंने वर्ण संगुफन के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी नामक 4 रीतियां बताई। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी, यानी लाटी की चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने की। परिणामतः रीति संप्रदाय, जो जिसको संप्रदाय के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया था आचार्य वामन ने, बाद के आचार्यों ने उसे रीति संप्रदाय के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि रीति को काव्य के एक तत्व के रूप में स्वीकार किया, रस के उपकारक उपादान के रूप में स्वीकार किया। इसलिए ये संप्रदाय की प्रतिष्ठा नहीं पा सका। आनंदवर्धन आदि जितने भी बाद के आचार्य हैं, सबने रीति की उपयोगिता काव्य में क्या मानी? काव्य में रसाभिव्यक्ति में सहायक रूप में ही मानी। इसकी चर्चा हमने अभी अभी की। यानी रीति का महत्व काव्य में इस दृष्टि से है कि काव्य में निहित जो रस है उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है रीति। शब्दाडंबर पर आधारित होने के कारण रीति काव्य का बाह्यांग मात्र ही बन सकी। दूसरी बात यह, वामन ने उसे काव्य की आत्मा माना, लेकिन शेष सभी विद्वानों ने उसे शब्द के प्रयोग पर आधारित माना, या वर्ण संघटना पर आधारित माना, या पद संघटना पर आधारित माना, और इसीलिए रीति काव्य का बाहरी स्वरूप बनी, उसकी आत्मा नहीं बन सकी। यानी उसकी स्वीकृति काव्य के बाह्य अंग के रूप में ही हुई, साहित्य जगत में, आत्मा के रूप में नहीं। अब वामन का क्या योगदान है इस रीति सिद्धांत में? गुणों को काव्य का मूल मानने के क्रम में वामन ने गुण और अलंकार के भेद को स्पष्ट किया। उससे पहले ओज, माधुर्य आदि गुणों को भी काव्य के शोभा कारक तत्व होने के कारण अलंकार में ही अंतर्निहित माना जाता था। यानी वामन से पहले, यानी 9वीं शताब्दी से पहले, क्योंकि काव्य के जितने भी गुण जो उसके सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं, चाहे वो अलंकार ही क्यों न हो, वे सब काव्य के गुणों के अंतर्गत माने जाते थे। वामन ने अलंकार और गुण को अलग अलग करने का प्रयत्न किया। रीति विवेचन के संदर्भ में वामन ने सबसे पहले काव्य की आत्मा के अनुसंधान करने का प्रयत्न किया, कि काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने रीति की स्थापना का प्रयत्न किया। वामन की रीति की परिभाषा अंत तक मान्य रही, केवल कुछ शब्दों के शब्दों में फेरबदल होते रहे, लेकिन सभी ने वामन की रीति की परिभाषा को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत की थी, यानी विशिष्ट पदरचना रीति। वामन से पहले रीतियों की संख्या 2 रही, वैदर्भी और गौड़ी। उसके बाद वामन ने इन्हें 3 किया, यानी पांचाली रीति को इसमें जोड़ा। उसके बाद रीति को का गुणों से नित्य और अनिवार्य संबंध स्थापित किया आचार्य वामन ने, और रीति के प्रादेशिक आधार को समाप्त कर प्रयोग के आधार पर रीति के प्रति एक नए दृष्टिकोण की उद्भावना की। नामकरण स्थान के आधार पर ही रहा, बल्कि उसमें उन्होंने प्रयोग की विशिष्टता को भी जोड़ दिया। ये वामन की ओर से रीति सिद्धांत के विषय में एक नई उद्भावना थी, एक नया दृष्टिकोण था।
वामन ने सूत्रबद्ध शैली में अपने रीति विषयक विवेचन को संपन्न किया, यानी सूत्र वाक्यों के माध्यम से उन्होंने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अत्यंत स्वच्छ और स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं और कहाँ है, काव्यालंकार सूत्र में संकलित है। अब ये तो हुई रीति सिद्धांत की बात। अब बात ये है कि वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली जो तीन महत्वपूर्ण रीतियां हैं, आखिर उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वैदर्भी रीति की। वैदर्भी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विदर्भ देश के कवियों के द्वारा प्रयुक्त रीति वैदर्भी रीति कहलाई। प्रारंभ में इस स्थान की ही बोधक थी ये रीति, लेकिन कालांतर में इसकी अपनी विशेषताएं उभर कर सामने आई, जिन विशेषताओं के कारण इसे विशिष्ट रीति के रूप का स्थान काव्य में मिला। काव्य की सर्वश्रेष्ठ रीति कौन सी है, प्रश्न पूछा जाए तो वैदर्भी रीति काव्य की सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई है। दंडी ने इसे श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि आदि 10 गुणों से युक्त माना। यानी वैदर्भी रीति वो है जिसमें ये 10 गुण शामिल हैं। कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि। इन 10 गुण जिसमें शैली में है वही रीति क्या है? दंडी के अनुसार वैदर्भी रीति है। वामन ने भी इसे समग्र गुणों से युक्त माना और वे इसे वीणा के स्वरों के समान मधुर और विलक्षण कांति से युक्त मानते हैं। इसकी चर्चा भी हम कर चुके। रुद्रट और राजशेखर ने इस वैदर्भी रीति की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि समास रहित शैली है, यानी इसमें समासों का प्रयोग नहीं होता, यानी ये एक सरल, सहज और श्रृंगारिक प्रेम के कोमल भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मधुरता है इसमें, विलक्षणता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अद्भुत कांति है जो आनंदित करने की क्षमता रखती है। रुद्रट के अनुसार ये सुकुमार और कोमल गुणों से युक्त है। और कौन कौन से? श्रृंगार, करुण और प्रेयस आदि रसों के उपयुक्त ये रीति है। राजशेखर ने इसे स्थानानुप्रास योग वृत्ति से युक्त माना। स्थानानुप्रास यानी स्थान विशेष पर जब अनुप्रास यानी किसी भी एक वर्ण या शब्द की आवृत्ति की जाती है कवि के द्वारा, तो वो स्थानानुप्रास कहलाता है। और योग वृत्ति यानी योग साधना के द्वारा जो चित्त की उदारता और पवित्रता, शुद्धि, सद्वृत्तियां जो विकसित होती हैं उनके लिए योग वृत्ति कहा। यानी कहने का मतलब इनका क्या था राजशेखर का, कि इसमें अनुप्रासिकता यानी शब्द संयोजन बहुत आकर्षक और भावानुकूल होता है। और दूसरी बात, इसमें पवित्र और सद विचारों की से युक्त ये शैली होती है। कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार मार्ग के रूप में, यानी सुकुमारता का एक को वैदर्भी का एक गुण माना कुंतक ने। साहित्य दर्पण में इसके परिभाषित करते हुए, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है, माधुर्य व्यंजकई वर्णई रचना ललितात्मिका आवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति। यानी आचार्य विश्वनाथ वैदर्भी रीति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो माधुर्य से युक्त है और माधुर्य यानी मधुर भावनाओं को व्यंजक यानी अभिव्यक्त करने वाले शब्द जिसमें प्रयुक्त होते हैं, जिसमें ललितात्मिकता यानी ललिता यानी सौंदर्य, जिसमें सौंदर्य विद्यमान है, अवृत्तिर अल्प वृत्तिवा जिसमें समास नहीं है, या अगर है तो बहुत छोटे हैं, वही वैदर्भी रीति कहलाती है। अर्थात माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों द्वारा वृत्तिहीन यानी समास रहित अल्प वृत्ति वाली जो रचना यानी छोटे छोटे समासों वाली रचना ही वैदर्भी रीति कहलाती है। इसमें सारी के सारे गुण वैदर्भी रीति के समाहित हो गए हैं। अब आती है गौड़ी रीति। गौड़ी एक ओजपूर्ण शैली है, गौड़ देश में इसका प्रयोग किया गया। दंडी के मतानुसार इसमें 10 गुणों का समावेश नहीं होता। 10 जो गुण हैं उनका समावेश केवल और केवल आचार्यों ने वैदर्भी रीति में ही माना है और यही कारण है कि उसे काव्य की सर्वश्रेष्ठ रीति का स्थान प्राप्त है। वामन ने इसे ओज कांतिमय शैली कहा। ओज कांति यानी ओज और कांति से युक्त शैली माना किसको? गौड़ी रीति को। इसमें उग्र पदों और समासों की बहुलता होती है। यानी उग्र पदों का मतलब क्या है? पद मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द। उग्र कैसे? जो ओज और कांति से युक्त यानी वीरता के, दर्प के, अहंकार के
भावों को अभिव्यक्त करने वाले उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग इसमें होता है और इसमें समास अधिक प्रयुक्त होते हैं। ये विशेषता है इसकी गौड़ी रीति की। इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती जो वैदर्भी रीति में होती है। ये सारी विशेषताएं इसमें आ गई। रुद्रट ने इसे दीर्घ समास वाली रीति कहा, जो रौद्र भयानक, कौन से रसों की अभिव्यक्ति गौड़ी शैली में होती है? रौद्र, भयानक और वीर आदि रसों की अभिव्यक्ति होती है गौड़ी शैली में। राजशेखर ने भी इसे दीर्घ समास वाली सानुप्रास योग वृत्ति संपन्न रीति को गौड़ी रीति कहा, यानी जिसमें अनुप्रासों का प्रयोग हो, यानी शब्दों और वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार बड़े बड़े समास हो, योग वृत्ति से युक्त हो, वही शैली राजशेखर के अनुसार गौड़ी रीति है। कुंतक के विचित्र मार्ग के भीतर इसका समावेश होता है, यानी कुंतक ने जो जिस विचित्र मार्ग की चर्चा रीति के रूप में की है, उसमें यही सारे गुण जो गौड़ी रीति के हैं, वही विशेषताएं वहां अभिव्यक्त की गई हैं। यानी कुंतक का विचित्र मार्ग गौड़ी रीति का पर्याय है, किंतु उनकी धारणा इस विषय में कुछ भिन्न है, इसलिए इसे पूरी तरह से उस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा की है, ओजः प्रकाशकई वर्णबंधः आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी। यानी गौड़ी रीति क्या है? जो ओज की प्रकाशक है, यानी ओज पूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के बंध से युक्त है, यानी वर्णों से युक्त शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें बहुत अधिक बड़े बड़े समास है, जटिलता है, वही शैली गौड़ी शैली है, यानी गौड़ी रीति है। अर्थात ओज गुण की प्रकाशक वर्णों से युक्त उद्भट रचना, जिसमें समास और विद्वतापूर्ण पदों का अधिक प्रयोग होता है, उसे ही गौड़ी रीति कहा जाता है। अब बात आती है पांचाली रीति की। भामह और दंडी ने पांचाली रीति का उल्लेख नहीं किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख किसने किया? वामन ने किया। वामन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा, अश्लिष्ट श्लथ भावाम ताम पूर्णच्छाया श्रिताम मधुराम सुकुमारां च पांचालीम कवयो विदु। यानी कवियों ने विदु यानी कहा है। क्या कहा है? अश्लिष्ट यानी श्लेष से रहित, यानी ढीले ढाले भावों को अभिव्यक्त करने वाली, श्लथ शिथिल भावों को, ढीले पदों से युक्त, शिथिल पदों से युक्त। शिथिल पद कौन से हैं? जो बड़े बड़े समासों से युक्त नहीं है, वो शिथिल पद और शिथिल भावों से युक्त और पूर्ण छायाश्रिताम, और जिनकी कांति पूरी तरह से छाया में ढकी हुई है, यानी कांति दबी हुई है, चमक दबी हुई है, यानी ओज गुण दबा हुआ है, जिसमें ऐसी मधुर और सुकुमार भावों से युक्त शैली को विद्वानों ने, कवियों ने क्या कहा है? पांचाली कहकर के पुकारा है। सारी की सारी विशेषताएं इसमें पांचाली रीति की आ गई। अर्थात कवियों ने अगठित यानी शिथिल पदों वाली, भाव शिथिल यानी शिथिल भावों को अभिव्यक्त करने वाली, छाया युक्त अर्थात कांति से रहित, कांति का मतलब यहाँ पर सुंदरता नहीं, बल्कि किसके रूप में लेंगे? ओज गुण आदि के रूप में लेंगे, जो उत्तेजित करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं चित्त को, उनसे रहित मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त रीति को पांचाली कहकर के पुकारा है। रुद्रट और राजशेखर ने पांचाली को लघु समास वाली रीति माना। तो जब हम कहते हैं अगठित, अगठित यानी शिथिल पदों का प्रयोग करने वाले, तब हमारा मतलब होता है बड़े बड़े समासों का जिस रीति में अभाव है। तो समास से रहित रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति। बड़े बड़े समासों वाली है गौड़ी, और मध्यम समासों वाली कौन सी है? पांचाली। इस बात को आपको भूलना नहीं है। यह स्वल्पानुप्रास और उपचार वृत्ति से युक्त रीति मानी गई है, यानी छोटे छोटे अनुप्रासिक शब्दों का प्रयोग है, सद्भावनाओं, उदार वृत्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और वही पांचाली रीति की प्रमुख विशेषता है। कुंतक ने के मध्यम मार्ग में इसकी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। कुंतक ने जिसे विचित्र मार्ग कहा था, वहां तो गौड़ी रीति की विशेषताओं से कुछ कुछ मिलता जुलता था वो, लेकिन जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, वो उसमें कुछ विशेषताएं पांचाली की देखी जा सकती हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में पांचाली को किस प्रकार परिभाषित किया है, वो देखना जरूरी है। समस्त पद बंध
समस्त पद पंच षट पदो बंध पांचालिका मता, यानी पांचालिका यानी पांचाली शैली, मता यानी मानी जाती है। किससे? जिसमें समस्त पद यानी समास। समास कैसे है? 5-6 पदों के बंध के रूप में समास है। वही पांचाली शैली यानी मध्यम श्रेणी के समासों का जिसमें प्रयोग किया गया है, बहुत बड़े बड़े समास नहीं है, वही पांचाली शैली है। अर्थात 5-6 समास युक्त पदों के बंध वाली रचना पांचाली रीति कहलाती है। अन्य रीतियों में एक लाटी रीति की चर्चा भी विद्वानों के द्वारा की जाती है, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि रीतियां सर्वमान्य मत के अनुसार केवल 3 है। लाटी नामक एक रीति, एक अन्य भेद की चर्चा भी विद्वानों के द्वारा की गई है। रुद्रट ने लाटी का उल्लेख किया है। उनके मतानुसार लाटी मध्यम समास वाली उग्र रसों के वर्णन के लिए उपयुक्त शैली है। मध्यम समास और किसमें होते हैं? मध्यम समास होते हैं पांचाली में, लेकिन वो कोमल वृत्ति को अभिव्यक्त करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर लाटी के लिए रुद्रट ने कहा है कि ये उग्र रसों की अभिव्यक्ति करती है। यानी गौड़ी में उग्र रसों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन समास बड़े होते हैं। यानी गौड़ी और पांचाली रीति के बीच की एक रीति की कल्पना रुद्रट ने की, जिसे उन्होंने लाटी कहा। और मध्यम समास होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति मध्यम समासों के माध्यम से उग्र रसों की होती है, यानी वीर रौद्र आदि रस अभिव्यक्त होते हैं। उसे उन्होंने क्या कहा? लाटी रीति कहा। आगे चलें। वामन तथा अन्य आचार्यों ने इसका उल्लेख नहीं किया है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति को लाटी रीति माना है। लाटी तो रीति वैदर्भी पांचाल्यो अंतरे स्थिता, यानी लाटी वही रीति है जो वैदर्भी और पांचाली के मध्य में स्थित है। ये विचार आचार्य विश्वनाथ का है। सर्वमान्य मत के अनुसार रीतियां 3 ही मानी गई हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन्हें भूलना नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने रीति सिद्धांत की चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे भी इसमें उतनी कोई जटिलता की बात थी भी नहीं। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।